नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। एक महान साहित्यकार जिसको अपन भारतीय संस्कृति का कवि कहते हैं, कौन? प्रसाद जी। और इन्हें भारतीय संस्कृति का कवि अकेले नंदुलारे वाजपेयी नहीं कहते, पूरा साहित्य समाज कहता है। तो देखते हैं और साहित्य समाज इनके बारे में क्या कहता है। तो यहाँ पर ये बात हमें बताता कौन है? नंदुलारे वाजपेयी जी। क्यों बताते हैं? क्योंकि वाजपेयी जी का निबंध ही इस क्लास में अपन पढ़ रहे हैं। और कौन सा निबंध पढ़ रहे हैं? प्रसाद और निराला। देखिए, प्रसाद जी को भारतीय संस्कृति का कवि कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति आध्यात्मिकता पर टिकी हुई है, उसी प्रकार से इनका साहित्य भी आध्यात्मिक रुख लेता है। अपन इनकी एक रचना देखते हैं, एक कविता देखते हैं जिसका शीर्षक है परले की छाया। परले की छाया। अब ये परले की छाया की प्रमुख नायिका जो है उसका नाम है कमला। कमला बड़ी सुंदर है और अपने सौंदर्य पर गर्व भी रखती है, यानी वो सौंदर्य गर्विता महिला है। देखिए, इस प्रकार का अहंकार ये सब में आ सकता है ना। सौंदर्य के प्रति अहंकार आ सकता है, गर्व आ सकता है। यहाँ पर मैं पहले तो ये चीज क्लियर कर देती हूँ कि गर्व और घमंड दोनों में अंतर है, परंतु यहाँ पर गर्विता का मतलब अहंकार से ही लिया गया है। तो ये जो है वो अपने आप को बहुत ही अधिक सुंदर मानती है, यहां तक कि इसके लिए इतना बड़ा गर्व करती है कि इसको सौंदर्य गर्विता की साक्षात मूर्ति कहा जा सकता है। प्रसाद जी ने इस रूप में इसको प्रकट किया है। परंतु यही सौंदर्य की साक्षात मूर्ति अनेक घटनाओं के बाद, अनेक विभिन्न प्रकार के दौर से गुजरने के बाद यह महिला भी पश्चाताप करती दिखाई देती है। ये है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति ये नहीं है, परंतु जब हम अनेक संधियों जोड़ों का मतलब है कि हम अनेक परिस्थितियों से गुजरते हुए, कहते हैं ना, जब सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए, सुबह का भूला या भटका शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो इस प्रकार से ये भटक जाती है, परंतु अनेक जगहों पर जाने के बाद उसे एहसास होता है कि भाई आप जो कर रहे हो या फिर मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। तो वह बाद में पश्चाताप करती हुई दिखाई देती है। इसीलिए तो इनको भारतीय संस्कृति का कवि कहा जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में चाहे कोई सा ही अवगुण हो, अंत में व्यक्ति सही जगह पर आ ही जाता है, अपने मूल्यों के प्रति आ ही जाता है। हम पश्चिमी संस्कृति जैसे नहीं है, हम पाश्चात्य संस्कृति जैसे नहीं है। हमारे अंदर आपसी प्रेम भाव है। हमारी संस्कृतियों को देखिए, हमारी संस्कृति में हम सब लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। और यही प्रेम व सौंदर्य की कल्पना तो प्रसाद जी की उत्कृष्ट परिकल्पना कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि इनका पूरा का पूरा साहित्य जो रचा गया है, प्रसाद जी का पूरा साहित्य है, वो किस पृष्ठभूमि पर रचा गया है? प्रेम व सौंदर्य की पृष्ठभूमि पर रचा गया है। तो प्रेम व सौंदर्य भारतीय संस्कृति, पश्चाताप भारतीय संस्कृति, सौंदर्य गर्विता, गर्व करो घमंड मत करो। परंतु यह जब गर्विता आगे बहुत ज्यादा हो जाती है तो इसको अहंकार की श्रेणी में मान लिया जाता है। परंतु
उस विभिन्न दौरों से गुजरती हुई गर्विता का पश्चाताप पर पहुंचना भारतीय संस्कृति। आध्यात्मिकता यानी अपने आप में विचार करना कि तुम गलत कर रही हो, तुम्हें इस प्रकार के विचार नहीं लाने चाहिए, तुम्हें इस प्रकार से अहंकार नहीं करना चाहिए। ये जो आध्यात्मिकता है, ये कौन? भारतीय संस्कृति। इसीलिए तो प्रसाद जी को भारतीय संस्कृति का कवि कहा जाता है। तो ये अपने को कहाँ दिखाई देता है? परले की छाया में। और भारतीय संस्कृति या आध्यात्मिकता इनके संपूर्ण साहित्य में अपन देख सकते हैं, और कामायनी को तो इसका उत्कृष्ट अपन कह सकते हैं। तो यदि आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और यहाँ पर मैं एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर प्रसाद जी की बताने जा रही हूँ। देखिए, प्रसाद जी का जो साहित्य है ना, प्रसाद जी का साहित्य आकृति मूलक की बात करें या उसकी आकृति का मतलब बाहरी बनावट, या फिर मैं यूं कहूं बहिरंग रूप में कहां से आता है? संस्कृत काव्य से आता है। और इनका संस्कृत काव्य है वो आधार व आदर्श कहा जा सकता है। कल भी मैंने ये बात बताई थी। मैंने बताया था कि नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा है कि भाई जयशंकर प्रसाद नामक निबंध में मैंने संस्कृत साहित्य से इनकी तुलना की थी। और संस्कृत साहित्य में कौन सी रचना? कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो उसके आधार पर अपनों ने देखा था कि भी इनका साहित्य है वो बाहरी आकृति या बाहरी परिवेश के आधार पर यदि अपन देखें तो उसमें संस्कृत ही आधार दिखाई देता है, आदर्श दिखाई देता है। इतना ही नहीं, यदि लाक्षणिकता की बात करें तो लाक्षणिकता में भी संस्कृत साहित्य अपन मान सकते हैं आधार रूप में इनके काव्य में आया है। साथ साथ यदि अपन अलंकृतियों की बात करें, अलंकृतियों का मतलब होता है कि साहित्य को सजाना, साहित्य में अलंकार पिरोना, वो भी इसमें कहां से आए हैं? संस्कृत काव्य से। तो प्रसाद जी के साहित्य में यदि आकृति या बाहरी वातावरण या बाहरी साहित्य की बनावट या लक्षण या अलंकारों की बात करें तो वो संस्कृत काव्य से आए हैं। इसलिए प्रसाद जी के साहित्य का आधार व आदर्श अपन किसको मान सकते हैं? संस्कृत काव्य को। और अपन क्या चीज देखते हैं इनके साहित्य में? इनका साहित्य जब प्रारंभ होता है तो प्रमोद लेकर, आशा लेकर प्रारंभ होता है। प्रमोद का मतलब होता है मनोरंजन या उत्साह। अपन एक शब्द में कह सकते हैं उत्साह और आशा। उत्साह व आशा लेकर निकलता है इनका साहित्य। यानी प्रारंभ किससे होता है? उत्साह व आशा के साथ होता है। परंतु फिर क्या होता है? फिर यही उत्साह व आशा नियति के गंभीर प्रवाह में उतरता है। गंभीर प्रवाह में उतरता है। तो नियति के गंभीर प्रवाह में उतरता है यही साहित्य। आशा व उत्साह से शुरू हुआ और फिर गंभीर प्रवाह में उतर गया। गंभीर प्रवाह का मतलब कि धीरे धीरे इनका साहित्य गूढ़ता को प्राप्त होता जाता है। यानी इनका साहित्य है वो पहले तो बिल्कुल सामान्य से लगता है कि हाँ बिल्कुल ऊपरी चित्रण किया गया है, सामान्य चित्रण है, परंतु धीरे धीरे गहराई में यानी पूर्णतया, मैंने आपको पहले बताया भी था, इतनी गहराई ले लेता है कि वो आध्यात्मिकता की गहराइयों में चला जाता है, रहस्यवाद में चला जाता है। और फिर क्या होता है
कि फिर उसके बाद ऐसा होता है कि एक अनोखी प्रत्यभिज्ञा आती है। अनोखी प्रत्यभिज्ञा आती है। प्रत्यभिज्ञा का मतलब होता है प्रतिजोड़ अभिज्ञा। अभिज्ञा का मतलब होता है एक नई चीज की जानकारी होना, और अनोखी, विचित्र। तो सबसे पहले आशा व उत्साह के साथ निकलेगा, फिर गूढ़ता को प्राप्त हो जाएगा। इतनी गहराई में प्रसाद जी सोचते सोचते इतने गहराई में चले जाते हैं कि वो रहस्यवाद या आध्यात्मिकता की श्रेणी में पहुंच जाते हैं, और उसके बाद फिर एक विचित्र सी दशा का निर्माण करते हैं। एक अनोखी प्रत्यभिज्ञा वहां पर दिखाई देती है, एक अनोखी या एक विचित्र बुद्धि या सोच दिखाई देती है। प्रत्यभिज्ञा को अपन बुद्धि भी कह सकते हैं, कि एक अनोखी सोच पर वह आ जाता है, और अनोखी सोच के बाद जिस स्टेज पर पहुंचता है, जिस जगह पर पहुंचता है, वह जगह होती है स्वर्गीय आनंद। स्वर्गीय आनंद की अनुभूति करवा देता है। और आप कामायनी को पढ़िए कभी, अंत में जो सर्ग, कामायनी के सर्ग जो अंत में रचित है, यानी अंत का जो साहित्य है, उसको आप पढ़ेंगे ना तो यूं लगेगा कि सृष्टि में कहीं दुख है ही नहीं, कहीं कुछ बुरा है ही नहीं, कहीं कष्ट है ही नहीं। चारों तरफ अगर कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ आनंद है, सिर्फ और सिर्फ मधुरता है, जिसकी कल्पना अपन स्वर्ग के साथ कर सकते हैं, या जिसकी तुलना अपन स्वर्ग के साथ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका साहित्य आगे बढ़ता है। आशा व उत्साह से गंभीर होता है, रहस्यवाद या आध्यात्मिकता तक पहुंचता है, उसके बाद एक विचित्र बुद्धि का स्पर्श पाकर स्वर्गीय आनंद को प्राप्त कर लेता है। ये उनकी साहित्य की रूपरेखा होती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस चीज को भी यदि आप प्रश्न में लिखेंगे तो शायद नंबर अपने आप ही बरसेंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जो चीज लिखी है वो एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रसाद जी का काव्य किन दौरों से गुजरता है। देखिए, यहाँ पर अब तक अपनों ने दोनों ही महान साहित्यकारों की बात की, दोनों ही महान साहित्यकारों के साहित्य पर विचार विमर्श किया। दोनों ही महान साहित्यकारों यानी प्रसाद जी व निराला जी, प्रसाद जी व निराला जी दोनों के जीवन पर भी अपनों ने बात की है, उनके साहित्य संसार पर भी अपनों ने बात की है, उनकी भाषागत विविधता पर भी अपनों ने बात की है। और भाषागत विविधता में मैंने आपको बताया कि भाई निराला जी के काव्य की जो भाषा है वो विविधता लिए हुए है, व्यापकता लिए हुए हैं, जबकि प्रसाद जी की जो भाषा है वो समरूपता व समरसता लिए हुए है, आनंद लिए हुए है, वो सरल रूप में निरंतर बहती है। तो यहाँ पर अपनों ने इन दोनों साहित्यकारों की प्रवृत्तियों की बात कर ली, उनकी विशेषताओं की बात कर ली। अब अपन देखते हैं इनकी तुलना, कि भाई इन दोनों में तुलना किस आधार पर की जा सकती है। तो पहले तो वाजपेयी जी कहते हैं कि जब अपनों ने हर एक चीज को देख लिया, इतना बड़ा वर्णन कर लिया, तो अब तुलना के लिए तो अवकाश ही नहीं है, यानी समय ही नहीं बचा। अपनों ने तो हर चीज पर बात कर ली, और जैसे जैसे अपनों ने हर एक चीज पर बात की है, भी भाषा पर बात की, तो अपने को पता चल गया कि भी दोनों साहित्यकारों के किस किस रूप में भिन्न है। साहित्य पर बात की तो भी अपने को पता चल गया। तो वाजपेयी जी कहते हैं कि लगभग तो आप समझ चुके हो कि दोनों साहित्यकारों में मौलिक अंतर किस किस आधार पर है। एक आश्चर्य की बात ही कही जा सकती है, मैं नहीं कह रही हूं, वाजपेयी जी स्वयं कह रहे हैं कि एक आश्चर्य की बात ही कही जा सकती है कि गूढ़ प्रगीतों की रचना, गूढ़ प्रगीतों की रचना करने में श्रेष्ठ प्रतिभा रखने वाला एक साहित्यकार महाकाव्य रच डालता है, महाकाव्य रच डालता है। तो ये एक आश्चर्य में बात ही कही जा सकती है, विचित्र बात और महत्वपूर्ण बात कही जा सकती है। तो ये करते हैं, तो इन्होंने क्या किया,
देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।